सो राइट टू सू हमने कर लिया था। नाउ वी विल कवर कि राइट टू सेल। ठीक है, जब पैसा नहीं दिया आपने तब है, और जब डिफॉल्ट पेमेंट में हुई है तब है। राइट टू सेल कैसे कैसे होता है? अ, देखिए, सबसे पहले मॉर्टगेजर पे राइटिंग पे आपने 3 महीने का नोटिस देना होगा कि भाई तेरा पैसा ड्यू हो गया, अब मैं फोरक्लोजर का राइट अपना रहा हूँ। और 3 मंथ्स हो गए नोटिस को गए हुए भी, तब भी उसने नहीं दिया है। और व्हेन द मनी इज अनपेड फॉर 3 years एंड मॉर्टगेज मनी इज एटलीस्ट 500 इन अ ईयर, 3 मंथ्स का है और 500 रुपये से ऊपर का अगर पैसा है तो राइट ऑफ फोरक्लोजर आएगा। अब रिसीवर क्या होता है? देखिए, रिसीवर तब होता है जब सेल हो रही है प्रॉपर्टी की, तो आपने एक रिसीवर रखना है। रिसीवर का मतलब क्या है? ये रिसीवर का मतलब ये है कि ये जितनी भी सेल होगी, वो बैठे होते हैं ना जब ऑक्शन होती है प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 1, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 2, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी जो है गुप्ता जी के पास डिपॉजिट करा दिया जाए। गुप्ता जी जो है वो ऑक्शनियर नहीं है, गुप्ता जी के रिसीवर है। 2 करोड़ आए, 2 करोड़ में से 50 लाख जो आपने मॉर्टगेज मनी लिया था वो आपका, और 1.5 करोड़ बचा वो वापस से जिसकी प्रॉपर्टी थी उसका। प्रॉपर्टी हाथ से गई, लेकिन प्रॉपर्टी लेट से हर्षल ने खरीद ली, प्रॉपर्टी ऑफ हर्षल की हुई। देखो, मनी रिसीव बाय द रिसीवर शैल डिस्ट्रीब्यूट फॉर द फॉलोइंग इज, ही मे डिस्चार्ज ऑल द रेंट टैक्सेस लैंड रेवेन्यू एनी अदर चार्ज जो प्रॉपर्टी पे है। मान लो म्युनिसिपैलिटी टैक्स आपने नहीं भरा था, वो जाएगा। बिजली बिल नहीं भरा था पहले, वो जाएगा। सब कुछ भर, क्योंकि सब कुछ भर भरा के ही प्रॉपर्टी के बाद आपके नाम पे होगी ना, हर्षल के नाम पे। मान लेते हैं हर्षल ने 2 करोड़ भरा और बिजली वालों ने बिजली काट दी उसकी, तो फिर क्या फायदा हुआ? बिजली नहीं है उस जगह पे। पहले बिजली बुजली सब कुछ भरी जाएगी। मान लेते हैं जैसे 2 लाख का बिल चल रहा है पेंडिंग, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हर्षल ने प्रॉपर्टी खरीद ली ऑक्शन में। अब हर्षल ने बोला ठीक है, रिसीवर हो गया, 50 लाख रिसीवर ने लोन वाले को दे दिया, 1.5 करोड़ उसको दे दिया, मतलब मेरे को दे दिया, बिल रह गया। ऐसा नहीं होगा। रिसीवर पहले क्या करेगा, देखेगा भाई इस पे क्या क्या चार्जेस बचे हैं। बिल बढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी का, पहले ये जाएगा, सब कुछ जाएगा जो भी उसमें कॉस्ट लगेगी। उसके बाद बचा लेट से 1 करोड़ 80 लाख, 20 लाख चला गया मानते हैं। अब 1 करोड़ 80 लाख में से 50 लाख तो उसका जाएगा जिसने सूखा कैश दिया था आपको, मॉर्टगेज मनी लोन 50 लाख। तो अब 1 करोड़ 30 लाख बचा, यानी ओनर को 1 करोड़ 30 लाख आएगा, क्योंकि तभी प्रॉपर्टी उसकी बनेगी ना अच्छे से। नहीं तो फिर बिजली कट गई, पानी कट गया, तो वहां पे क्या उसने कोई केवमैन बन के थोड़ी रहना है। ठीक है, ही कैन कीप अ सम ऑफ मनी एज अ कमीशन ऑल्सो, और जो भी इंश्योरेंस वगैरह देनी है वो देगा। ही कैन क्लेम बैक द पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। नाउ राइट ऑफ द मॉर्टगेज टू स्पेंड द मनी। देखिए, कहाँ कहाँ पे मॉर्टगेजी जो है स्पेंड कर सकता है मनी। प्रिजर्विंग द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, फोर्टफीचर से बचाने के लिए, सेल से बचाने के लिए। कोई अगर गलत सर्कमस्टांस में प्रॉपर्टी की दीवार गिर रही है, डंगा देने के लिए, होटल का दीवार के पीछे डंगा गिर गया है, मिट्टी गिर रही है, डंगा देगा। डंगा मतलब वॉल लगाएगा, प्रोटेक्टिंग वॉल लगानी पड़ेगी। नहीं लगाई तो फिर होटल गिर जाएगा। बोल रहा है जी, मॉर्टगेजर बोल रहा है नहीं नहीं मत लगा, मैं बोल रहा हूँ मेरे को तो लगानी पड़ेगी भाई, नहीं तो होटल ही गिर जाएगा। इंश्योरेंस के लिए कर सकता है, रिन्यूएबल लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लिए कर सकता है, तो इन सब के लिए बेसिकली की जा सकती है। अगर प्रॉपर्टी कंपनसेशन में या एक्विजिशन में, यानी कि अगर सरकार ने एक्वायर कर लिया, आपने सरकार के पैसे नहीं दिए, तो फिर मॉर्टगेजी जो सरकार पैसे जो भी एक्वायर करेगी उसके पैसे देगी। जैसे लेट से एनएच पे जमीन आती है ना, लोगों को पैसे मिलते हैं, और उस बेसिस पे आपने क्या कर रखा था, मॉर्टगेज ले रखी थी। मान लो 2 एकड़ का किला है आपका, 2 एकड़ का जमीन है, सॉरी किला तो अलग, 2 किले जमीन है, उस पे आपने 2 लाख रुपए ले रखे हैं। सरकार ने एक्वायर कर, सरकार ने तो पूछा तक नहीं किसकी है किसकी नहीं। सरकार ने बोला हमारी, क्योंकि हमने तो यहाँ से रोड बनाना है, पब्लिक गुड। सरकार ने बोला जो तुम्हारा है अपने आपस में करो, हम तो ले रहे हैं जगह, हमें तो रोड बनाना है, हम तो ऐसे देखते रह जाएंगे किसका किसको, किसका चाचा मामा भांजा, वो कोर्ट में करते रहो। सरकार तो सीधा ले लेती है ना, सरकार ने ले ली।
अब मॉर्टगेजर बोलेगा भाई ये तो सरकार ले गई जमीन, तो जो सरकार ने पैसे दिए हैं उसमें से मेरा मॉर्टगेज मनी दे। और अगर नहीं दे पाया तो क्या होगा? कोर्ट में केस चलेगा। बताया तो है कि अगर मॉर्टगेज मनी नहीं दे पाया वो प्रॉपर्टी में से तो कोर्ट केस। ठीक है। बाकी ड्यूटीज उसकी यही है कि रीजनेबल केयर रखे प्रॉपर्टी की, कोई रीजनेबल, कोई नुकसान हो रहा है उसको ठीक करे, मतलब वही उसी का ऑपोजिट है। ड्यूटी टू कलेक्ट है रेंट एंड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स और रेंट्स कलेक्ट करे अच्छे से। और ऐसा ना करे, मान लेते हैं यूजफ्रक्टरी मॉर्टगेज है, मैंने बोला है कि भाई 24 लाख रेंट आता है, उसने बोला जी 6 महीने का तो मैंने करेक्ट नहीं किया, वो मेरी गलती नहीं तेरी गलती है। तेरे को कलेक्ट करना था, मैं तो अमेरिका चला गया, तेरे को कलेक्ट करना था वो, यू एंड यू डिड नॉट कलेक्ट, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। ड्यूटी टू पे रेंट रेवेन्यू एंड पब्लिक चार्जेस, लेट से मैं चला गया अमेरिका अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे देके, मैंने कहा ठीक है भाई चला लेगा, होटल का पैसा ही पे नहीं किया, रेंट नहीं पे किया, या उसका रेवेन्यू पे नहीं किया, सरकार का कोई नोटिस आया वो पे नहीं किया, बिल नहीं पे किया जो आपको पे करना था पीछे से, मान लो होटल में कोई बिल या उसका नोटिस नहीं दिया मुझे, या फिर लेट से कि कोई नया एक्ट जीएसटी एक्ट आया, उसमें बोल दिया गया कि जिसके पास पोजेशन है उसको पे करना है, ओनर को नहीं पे करना जिसके पास पोजेशन, आपने किया ही नहीं। आपने बोला जी मैं तो ओनर नहीं हूं, अरे भाई बाद में तू ओनर से चाहे ले लेता, लेकिन उस टाइम तो पे करना था, नहीं तो सरकार कुर्क कर लेगी प्रॉपर्टी। तो आपने रीजनेबल केयर जो है प्रॉपर्टी को लेके नहीं दिखाया एज अ मॉर्टगेज, आपने बोला बेगानी संपत्ति है मैं क्या करना, मैंने तो अपना पैसे का वेट है बस, दैट्स इट। ऐसे नहीं। देखिए, इन केस मनी हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज इनसफिशिएंट फ्रॉम पेइंग द चार्जेस, ही मे पे आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट एंड लेटर ऐड द अमाउंट व्हिच हैज बीन पेड बाय हिम टू द डेबिट अकाउंट। लेटर कर लो ना उसको। If the agreement is made between the mortgager and mortgagee that the mortgagee is bound to carry out all the necessary repairs in the property, then mortgagee is liable to take care of the necessary repairs. मान लेते हैं मॉर्टगेज हुई, मैंने कहा कि ठीक है 10 साल के लिए मैं आपको मॉर्टगेज कर रहा हूँ और यूज फैक्ट्री मॉर्टगेज है, आप इसमें से होटल चले, पर सारे रिपेयर आपको करने पड़ेंगे क्योंकि मैं बार बार आके रिपेयर नहीं करता रहूंगा, मैंने आपको प्रॉपर्टी बना के दी, आप यूज कर रहे हैं उससे रेंट ले रहे हैं, रिपेयर करें, तो फिर आप ही का राइट बनता है क्योंकि वो एग्रीमेंट में हो गया। क्या चीज नहीं चेंज हो सकती एग्रीमेंट में, वो है राइट ऑफ रिडेम्पशन, वो नहीं जा सकता, बाकी सब चीजें वैल्यूएबल है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट ना मेरा और आपका पर्सनल राजीनामा है, इसमें मैं अपने हिसाब से चेंजेस तो कर सकता हूं, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ना, अदरवाइज तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते, हर कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होता है। मान लेते हैं मैंने हर्षल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया क्लैट पढ़ाने का, वो क्लैट का कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर 2024 को शाम के 5 बजे खत्म हो गया। अब मेरा आपके साथ टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट है पीयू तक का, मैंने बोला हाँ जी मैं आऊंगा, मैं क्लासेस लूंगा, मान लो ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कल, मैं कहा हाँ मेजर क्लासेस 90-95% ऑफलाइन होती हैं, कुछ ही क्लासेस होती हैं जो कभी हो जाए कोई ऑनलाइन क्लास की हो, हार्डली 30 दिन के बाद 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गया मैक्स। तो ये क्या हुआ, ओरल कॉन्ट्रैक्ट। बट क्लैट में अगर मैं बात करूं तो बीच में कुछ क्लासेस ओरल भी हो, वो ऑनलाइन भी हो गई। पीयू के लिए वैसा नहीं होता है, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं बढ़ते जाते हैं, मार्च अप्रैल में फुल कैपेसिटी हो जाती है, इसलिए कोई आप डिस्ट्रक्टिव एक्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आप आग नहीं लगाएंगे प्रॉपर्टी में, प्रॉपर यूज करेंगे इंश्योरेंस मनी का, अकाउंट रखेंगे प्रॉपर्टी का, अप्लाई करेंगे रेंट्स एंड प्रॉफिट्स अच्छे से, तो ये सब चीजें इसके अंदर आते हैं। ठीक है। ये सब चीजें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, ये सेक्शन 78 एंड 79 में दिया गया है, क्वाई प्रायर एस टेम्पोरे पोर्टिएट एस जूर, इट मींस फर्स्ट इन टाइम प्रिवेल्स ओवर द अदर। अगर इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है मॉर्टगेज को टू डिफरेंट मॉर्टगेजीज, पहले वाले का ज्यादा राइट है और वो पहले अपने लोन्स को पहले उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है। चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है, सेक्शन 100 से 101 ट्रांसफर प्रॉपर्टी का डील विद चार्ज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। चार्ज का मतलब है जहां पे इमोल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है वन पार्टी टू अनदर पार्टी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ मनी, transaction does not amount to mortgage and the provisions are applicable to simple mortgage shall apply to the charge. Charge does not transfer any interest in favor of the charge holder but he has the right to recover his money from the property. कोई भी इंटरेस्ट नहीं जा रहा है बट उसको पैसा मिल जाना चाहिए, ये चार्ज है।
नाउ ये सिर्फ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी है, कोई मॉर्गेज इससे नहीं बनता है। चार्ज कैन बी एनफोर्स्ड बाय अ सूट। अब इसमें क्या है, देखो इसमें ना प्रॉपर्टी पे कुछ वो नहीं है, प्रॉपर्टी की सेल फेल नहीं रुकेगी। मान लो मैंने बोला कि आपको मैं, जिसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी है, मैं ये प्रॉपर्टी के लिए रखता हूँ, लेकिन वो चार्ज के अंदर आ रहा है, मॉर्गेज नहीं है। तो क्या होगा कि अगर आपने नहीं दिए पैसे, तो मैं बोलूंगा कि प्रॉपर्टी से नहीं, मैं आपसे लूंगा पर्सनली, आप कोर्ट में जाओगे, आप जेल चले जाओगे, प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होगा आपकी। प्रॉपर्टी चाहे आपने 10 लाख लोगों को ट्रांसफर कर दी, यहाँ पे आप मेन। ठीक है। Transaction does not amount to mortgage. It is created as a security for the payment of money. Can be created by act of parties or by operation of law. Charge can be enforced by a suit. Charge may be distinguished either by an act of parties by way of release of debt or by innovation or merger. अब देखिए मॉर्गेजर और चार्ज में डिफरेंस। पेमेंट ऑफ डेट के लिए किया जाता है, चार्ज जो है सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, मे नॉट ऑलवेज बी ऑलवेज फॉर डेट। एग्रीमेंट पार्टीज के अंदर है, इसमें कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। एवरी मॉर्गेज इज अ चार्ज, एवरी चार्ज इज नॉट अ मॉर्गेज, यानी चार्ज बड़ा वाला वो सर्कल है, उसमें मॉर्गेज एक छोटा सर्कल है। मॉर्गेज इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन चार्ज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बोला ना कोई इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफर है, तो आप प्रॉपर्टी को जिस मर्जी को करते रहो। चार्ज कैन बी एनफोर्स्ड विद इन 12 ईयर्स। सिंपल मॉर्गेज 12 साल में, अदर देन सिंपल मॉर्गेज 30 साल में एनफोर्स कर सकते हैं आप। कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखो डिफरेंस है ना थोड़ा थोड़ा। इसमें बस मेन डिफरेंस क्या है, चार्ज में इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। मॉर्गेज में हमने क्या बोला था, पेमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी बाय द मॉर्गेजर। हियर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये नहीं आपको करना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज सबको क्लियर हो गया। अब एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज क्या है? व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, नाइदर थिंग और बोथ थिंग मनी। मनी नहीं, क्योंकि अगर मनी मैंने ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी के बदले, तो वो क्या हो जाएगा, सेल। मैंने बोला जी मेरे को वाइवो फोन दे दे, अपना एप्पल फोन दे दो गुरमनदीप, अपना 50,000 ले लो, तो ये तो सेल होगी ना। पर अगर मैंने बोला मेरा सैमसंग Z6 ले ले और ये वाला फोन मुझे दे दे, तो ये एक्सचेंज हुआ, बार्टर एक तरीके से। तो दो पर्सन जब ट्रांसफर कर रहे हैं ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, तो वो ट्रांसफर क्या है, एक्सचेंज। Two persons transferring ownership of one thing for the ownership of another, neither things being or both things being money only। मनी नहीं होना चाहिए ट्रांसफर में, तभी वो एक्सचेंज होगा, नहीं तो सेल हो गई, सेल हो जाएगी। पैसे के बदले या गोल्ड के बदले आपने ले लिया तो सेल होगी ना। ठीक है, और बिना पैसे के या बिना उसके किया तो वो गिफ्ट हो जाती है। मेरे आपके पिता ने आपको कुछ गिफ्ट दिया, आपकी माता ने आपको कुछ गिफ्ट दिया। जब एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ होती है तो उसे एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है एक्सचेंज के अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी, मूवेबल प्रॉपर्टी भी। फॉर एग्जांपल ए ने ट्रांसफर किया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन बनारस वैल्यूड एट 20 लाख अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर बी इन लखनऊ ऑफ 17 लाख। अब 17 लाख का उन्होंने ट्रांसफर किए और कैश जो है 3 लाख दिया, तो ये एक्सचेंज के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें विद कैश एक प्रॉपर्टी भी एक्सचेंज हो रही है। होता है ना कई बार यार, जैसे हमारे जो ओनर थे, पापा जहाँ काम करते हैं, उनको हिस्से में दुकान आई, तो लेकिन दूसरे के हिस्से में रिजॉर्ट आया। रिजॉर्ट थोड़ा दूर है, नालदेहरा में है, नारकंडा में है, नालदेहरा में है। तो नालदेहरा में जब रिजॉर्ट आया तो 5 लाख रुपए उनको, 5 करोड़ एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि वो जो शॉप थी वो न्यू शिमला में थी, मेन जगह पे। कंपनसेट करने के लिए वो शॉप दी और वो रिजॉर्ट दिया, 5 करोड़ एक्स्ट्रा दिए। तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, एक के बदले एक, प्लस 5 करोड़। क्योंकि इसने क्या लिखा, देखो कितनी अच्छी बात है, नाइदर थिंग्स और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली। ओनली मनी से नहीं हो सकता, लेकिन अगर प्रॉपर्टी प्लस मनी जा रहा है तो चलेगा। ठीक है, ओरल एक्सचेंज इज नॉट परमिसिबल, आपको रिटर्न एग्रीमेंट ही करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से करना पड़ेगा। 100 रुपए, पिछली बार क्वेश्चन था पीयू में, कितने रुपए से ऊपर रजिस्टर करना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखें 100 रुपए से ऊपर। गिफ्ट को हमेशा रजिस्टर करना पड़ता है, चाहे 100 रुपए हो या ना हो, गिफ्ट में कोई वो नहीं है। बाकी सब प्रॉपर्टीज में 100 रुपए से ऊपर, मॉर्टगेज, एक्सचेंज,
सेल, सब 100 रुपए से ऊपर आपको एक्सचेंज करना है। गिफ्ट में क्यों नहीं है 100 रुपए? गिफ्ट में क्यों नहीं है अनुष्का? गिफ्ट में क्यों नहीं? अनुष्का, गिफ्ट में क्यों नहीं? सर क्योंकि उसमें मनी का कोई हाँ, एक्सचेंज नहीं उसमें तो है। पैसे ही नहीं है ना। एक पर्सन दूसरे पर्सन को यस, दे रहा है कुछ। करेक्ट करेक्ट, उसमें तो पैसे ही नहीं है, गिफ्ट में तो पैसे होते ही नहीं है, तो कहाँ से 100 रुपए और 50 रुपए? जी, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, करेक्ट करेक्ट पनीत। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, प्रॉपर्टी नीड नॉट बी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल भी हो सकती है, एक्सचेंज इंक्लूड्स बार्टर, और बोथ प्रॉपर्टीज आर मूवेबल प्रॉपर्टीज आर, बट इट्स लेस देन 100 ऑप्शनल है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। एक्सचेंज इज म्यूचुअल ट्रांसफरशिप ऑफ ओनरशिप, एक्सचेंज इज ब्रॉट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं, आपको नहीं करना है। ठीक है, आई थिंक ये हो गया हमारा एक्सचेंज खत्म। और